नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मुक्तिबोध के पत्र जो उन्होंने नेमिचंद्र जी को लिखे थे। आज हम उनके पत्रों का पठन करेंगे। हम शुरू करते हैं मुक्तिबोध के पत्रों का पठन। सरस्वती प्रेस, बनारस, कैंट, 26 अक्टूबर 1945। प्रिय नेमी बाबू, आपका पत्र नहीं, समय का अभाव नित्य से अधिक ही होगा, पर याद आपकी आती रहती है। आजकल धूप बहुत अच्छी खिलती है और मन तैर तैर उठता है, और आपकी याद भी इसी सुनहले रास्ते से उतर आया करती है। गौ मैं यह सुनता हूँ कि यह सब गलत है। दिन के बंधे हुए कार्य को अधिक बांधकर करने के पक्ष में रहते हुए भी कामचोरी से दिली मोहब्बत टूट नहीं पाती। मैं मानता हूँ कि कर्तव्य ही सब कुछ है, पर उसके ना करने का उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। क्या ज़रूरी है कि कर्तव्य किया ही जाए और उस समय आने वाली आपकी याद को बाहर ही खड़ा रख मन के दरवाजे को बंद कर दिया जाए? कर्तव्य के फलसफे की बात ज़्यादा समझ में नहीं आती। इसी कर्तव्य ने तो लोगों को पंगु कर दिया है, उनके हृदय के पंख तोड़कर उसे अधिक सामान्य बना दिया है। सर्दी की पारदर्शिनी, हल्की हल्की चोटें करने वाली यह धूप और उसका उष्ण स्पर्श मानो मुझे जगा देता है। मन दैनिक नींद से जाग उठता है। वृक्षों के पत्र संभार पर फलकर उनके गाढ़े हरियाले अंतराल में छाया प्रकाश उत्पन्न करने वाली यह धूप मन में सपने जगा देती है। कोई विलास स्वप्न नहीं, वरन विजय स्वप्न, जिन्हें देख लें पुराने मकान की जीर्ण मुंडेर पर बैठकर दूसरे के आंगन में ताकने वाले लोग, कर्तव्य के पुराने मोहल्ले के बाशिंदे। मैं सचमुच अब सारे कर्तव्य से आज़ादी चाहता हूँ मात्र कार्य अपने अनुकूल। यह नहीं कि पैटिट बोर्ग्योइस कर्तव्य चलते ही चले जाएं और मैं उसमें फंसता हुआ ही चला जाऊं। अब मैं जिंदगी के प्रति उदास नहीं हूँ। पहले उसकी शिकायत थी, अब तो उससे तकाजा है, मांग है। रोज लिखने की सोचता हूँ, लिखता भी हूँ, पर बहुत थोड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कविता को दुरुस्त करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। मैंने कई सुधार भी दी हैं, कई तो सुधारने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो गई हैं। पता नहीं कब तक मैं कविताओं को यूं सुधारता बैठूंगा। अपने आप से बड़ी बड़ी शिकायतें हैं, पर अभी इस समय नहीं। बाहर बहुत नरम धूप खिली है और इस समय सोचने का कोई उत्साह नहीं। यदि आप यहाँ होते तो आपको पकड़कर
मैं रास्ता में ले जाता और काम की और अपनी ऐसी तैसी करता। यह बतलाइए कि आपने इधर कुछ लिखा, लेकिन फुर्सत तो आपको भी नहीं मिलती होगी। जो भी आपका समय खूब मज़े में कट जाता होगा। वाकई अब बनारस छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। 2 दिन के लिए ही सही, कुछ ज़रूरी मालूम होता है। मैंने भी शादी क्या कर ली, आपने अपने को धोखा दे दिया, आज़ादी का मोहताज हो गया और अब शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन और सामर्थ्यहीन मालूम होता हूँ। खुद को ही बेवकूफ़ सा लगने लगता हूँ। घर गृहस्थी भी एक बला है। सचमुच उज्जैन में मैं काफ़ी आज़ाद था, जो भी यहाँ सुखी अधिक हूँ। ईश्वर करे कोई लेखक अब शादी ना करे, और करे तो घर गृहस्थी के चक्कर से खुदा उसे मुआफ़ रखे। घर गृहस्थी भी एक बला है जिसके 2 सींग हैं, जो गधे के होते हैं। बाल बच्चेदार आदमी 16 आना गधा होता है, इसमें शक नहीं। दुनिया के करोड़ों गधों में से मैं भी एक हो गया हूँ, लेकिन अभी नया हूँ। दुलदत्तियों झाड़ देता हूँ और अभी पूरे तौर से गधे का फलसफा, उसका बौना आदर्शवाद आत्मसात नहीं कर सका हूँ। पर इससे तकलीफ तो होती ही है। डॉक्टर साहब के क्या हाल है? उनसे भेंट होती है? मैं उन्हें अभी तक लिख नहीं सका। वह नाराज़ तो होंगे ही। मेरे कविता संग्रह की भूमिका के बारे में क्या सोचा है? आप क्यों नहीं लिख देते? अब तक बड़े बड़े लोग ही लिखा करते हैं। अब यह बात भी सही। उत्तर जल्दी दीजिए। पुस्तक के नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ता। कुछ तो भी रख दूंगा, पर छायावादी नाम नहीं रखूंगा। मेहनत करूं तो लेखन से पैसे मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। पर साहित्यिक भ्रम जितना अधिक आवश्यक है, उतना ही अभाव है समय का। दुनिया के सारे कार्यों से निवृत्त हो थकी हुई पीठ और बोझिल मस्तिष्क ले टिमटिमाते कंदिल के धुंधले प्रकाश में कलम चलने तो लगती है, पर खुद को कोसती हुई इस मेहनत को देखते हुए मुझे हर कविता के 5 रुपये प्रकाशक से चार्ज करना चाहिए। पर अब साहित्य भ्रम मुझे करने ही पड़ेंगे। साहित्य श्रम ही पर अब साहित्य श्रम मुझे करने ही पड़ेंगे। हिंदी सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। छोटी सी प्रेस, कोई चुस्त ज़बान बंदी। झट नोट कर लिया करता हूँ, बिल्कुल शो के लेडी ऑफ दी डार्क के शेक्सपियर की भांति। इसके पहले मैं हिंदी के साहित्यिक प्रयासों के सिवाय कभी लिखा नहीं करता था। मेरे अत्यंत आत्मीय विचार मराठी या अंग्रेजी में निकलते थे, जिसका तर्जुमा यदि अवसर हो तो हिंदी में हो जाता था। इसीलिए जानबूझकर यह पत्र हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि
मेरी भाषा सुंदर ना भी हो सके, वह सशक्त होकर रहेगी, क्योंकि उसके पीछे अंदर का जोर रहेगा। बतलाइए, क्या मेरा सोचना गलत है? इसके बारे में आप ज़रूर लिखिए। मुझे सात सात सवार की प्रतिष्ठित बोली पसंद नहीं। चाहता हूँ कि इसके विषय में आप मत प्रदान करें। क्या मैं अपनी हिंदी सुधार सकता हूँ? उसे सक्षम, सप्राण और अर्थदीप्त कर सकता हूँ। पत्र आप लंबा लिखें। देखिए, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जान रहा हूँ और अभी साल कटना है जिसके बाद आप मुझे मिलेंगे। यह भी लिखें कि पत्र की भाषा कैसी है और सब लिखें। मेरे लिए किसी भी तरह से 2 घंटे निकाल लें, शीघ्र ही। शांता स्कूल जाया करती है। शायद मैं उसे अब अधिक प्यार करता हूँ। कुछ आप ही आप। अंदर से तब्दीली हो गई है, मुझ में और उसमें भी, परंतु मेरी आंखों के सामने घर गृहस्थी को देखकर काले सपने आया करते हैं। मैं वजन संभाल नहीं पाया और हर महीने की 20 तारीख के बाद दिवालियापन सताता रहता है, क्रुद्ध प्रेत सा। और सब सर्दी आ गई है और अब सर्दी आ गई है। बबन साहब ने स्कूल छोड़ दिया है और वह वकालत करने लगे हैं। दादा, हमारे पिता के पत्र नित्य आते रहते हैं, बड़े ही विह्वल पत्र। सचमुच वात्सल्य भी आपत्ति है। ईश्वर करे मुझे ना सताए यह रोग, बेरुखी सबसे अच्छी। श्रीपत राय जी जयपुर गए हुए हैं, 29 तक वापस आ जाएंगे। अज्ञ जी को एक पत्र लिखा था, अर्थहीन, नॉनसेंशियल पत्र, जिसका उत्तर था कि मैं कलकत्ते पर जाने वाली ट्रेन पर उन्हें मिला था। देख भर लिया, बातचीत होती ही क्या। श्रीमती रेखाबाई की क्या स्थिति है और आगे का कार्यक्रम क्या ही विवेक बाह्य इरेशनल तृष्णा है कि जिन जिन लोगों से आपको लगाव है उन्हें मैं भी जानूं, पहचानूं और निकट आऊं। यही कारण है कि भारत भूषण जी के प्रति नित्य से अधिक उत्सुक रहता हूँ। आजकल कुछ उर्दू कविताएं मन में ठहर गई हैं। उसके कुछ शेर फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। वह क्या चीज़ से दिल उठाकर चले, हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। कोई मोमदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छिपाकर चले। दिखाई दिए हूँ कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदे करते गई, हक़्क़े बंदगी हम अदा कर चले। परस्तित की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। गई उम्र दर बंद फ़िक्रे गज़ल, सो इस फ़न को ऐसा बढ़ा कर चले। कहे क्या जो मुझे कोई हमसे मीर,
जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। एके बंदगी अदा करते हुए आपका स्नेह स्नेह। गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ ये पत्र समाप्त होता है। अब हम उनका दूसरा पत्र शुरू करेंगे। हमारा दफ्तर 30 अक्टूबर 1945। प्रिय नेमी बाबू, सहसा आपकी याद आ रही है। मीठी बयार के अचानक जगाने वाले झोंके सी जैसे जाग उठा हूँ अपनी समस्त चेतना अपने अंतर विश्व की, मन के वे ज्ञान के और प्रेम के झिलमिलाते स्वप्न, हृदय की अनुभूतियों के विकास के स्रोत क्षण भर के लिए जग उठे हैं। अभी क्षण भर के बाद ही वह सो जाएंगे और धुंधली जिंदगी का मटमैला स्पर्श उन्हें सुला देगा कि सहसा आपका ख्याल आ गया। याद है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने एक व्यक्ति के साथ नाजुक खेल खेला है, उसे कम्युनिस्ट बनाया, दुर्गर्ष घृणा के उत्ताप से पीड़ित, और उसकी स्त्री के प्रति उसका रुख पलटा, अधिक सहनशील, भावनामय उसे बनाया। यह काम बहुत बड़ा ही नहीं, नाजुक भी है। और इन क्षणों में जीवन के विचित्र तर्क प्रवाह के द्वारा आज, जबकि क्षण भर के लिए ही सही, मैं जागृत हो उठा हूँ, तो सहसा यह वाक्य निकल आता है। लो, there is born a man with a disturbed soul with the highest desires of age and the greatest weakness of his times. हाँ, मैं अपने को यही समझता हूँ। इस विशाल व्यक्तिवाद की विशालतम ट्रेजेडी को शब्दबद्ध कर सकूं तो मेरा जीवन कार्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ मैं अपनी राह को खोजता हूँ बल्कि वह भी मुझे खोजती है, और इसी में सारी उलझन की बदमाशी है। दैनिक जीवन के पूर्ण रूप से आबद्ध कार्यक्रम में आदर्शवाद की बू तक नहीं रहती, कहीं मन का विस्तार नहीं हो पाता, और सहसा लाइक अ फ्लैश याद आ गया कि विवाहित जीवन का आदर्शवाद मनुष्य की समस्त चेतना को सुलाने का काम करता है। इस आदर्शवाद के विरुद्ध मैं तर्क के द्वारा बगावत नहीं कर पाता, परंतु मैं सोचता हूँ कि मन के सारे अधूरेपन, व्यक्तित्व के सारे बौनेपन की जड़ यही है। जिंदगी के इंजन के लिए लोहे की पटरी यानी विवाहित जीवन, दिन भर अधिक प्रयास का फ्रस्ट्रेशन, और रात में बेआराम सपनों में टूटती जुड़ती जिंदगी। अब बतलाइए, मनुष्य का वास्तविक सामर्थ्य और उसकी शक्ति, जिसकी कमी मैं अपने अंदर कभी नहीं अनुभव करता हूँ, मात्र सो जाती हैं। शरीर और मन दोनों को चैन कहाँ। फिर अध्ययन और लेखन की वह चिंतनशील मादकता और राजनीति का वह उत्साह जैसे क्राफुर हो जाता है। मन में एक द्वंद्व होने लगता है, पारिवारिक लॉयल्टी और आंतरिक विकास बुद्धि में।
इन दोनों में मानो सामंजस्य होने वाला ही नहीं, और मैं अपने से, जिंदगी से और इस विश्व से नाराज हो उठता हूँ। किंतु आज सहसा मैं अपनी जगह आ गया हूँ। क्षण भर के लिए ही सही मैं अपने से चेतन हो उठा हूँ। मेरी ज्ञान तृष्णा, सौंदर्य भक्ति तथा मुक्त हृदय दान तथा स्वानुकूल कर्मण्य शक्ति का मानो मुझे क्षण भर के लिए ही सही बोध हो गया, जिसकी आग अभी अभी राख हो जाएगी। जिस जिंदगी को जीने का मुझे आदेश मिला है वह कुछ दूसरी ही थी। यह नहीं, परंतु फिर भी यही चाहता हूँ कि मैं इस दलदल को भी पार कर जाऊं। सचमुच मुझे ज़िंदगी की तब्दीली की बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर भी नैराश्य के गीत लिखना मैंने बंद सा कर दिया है, और जो भी चमकीले गीत मैंने इधर लिखे हैं उनमें मात्र क्षोभ और उत्ताप की अग्नि लताएं हैं। इन नए गीतों से भी मैं नाराज हूँ, और आधुनिकतावाद के गीतों में भरी हुई सर्दी की ठिठुरन से तो अब ऊब उठा हूँ। परंतु आज की वास्तविक परिस्थिति के आदर्शवाद को सही समझते हुए भी बार बार लगता है कि जब तक मैं अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर लेता और अपना तन मन धन एकाग्र नहीं कर लेता, तब तक जिंदगी गधे की चाल में चलती रहेगी ना। आपका पत्र न आना एक विपत्ति ही है। फुर्सत का अभाव तो हम आपको है ही, परंतु कभी कभी जब मन बहक जाए मुझे याद कर लिया करना, जैसा कि मैं आपको कर लिया करता हूँ। देखिए, मैं ना मालूम क्या क्या कह गया, और मुझे डर लगने लगा कि कहीं आपको मैं सता ना बैठूं। पता नहीं क्यों, पर आपसे संकोच ज़रूर होता है। जैसे सारी बातें कह जाऊं तो आपके मन पर प्रतिकूल परिणाम हो। कभी कभी अविवेकपूर्ण तर्क उठने लगते हैं आपके बारे में। लगता है कि जैसे आप खुलते ही बंद हो जाते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे से झेपते हैं, खींचे चले आते हैं, पर दूर भागने की तैयारी करके अवचेतन रूप से निसंदेह। पता नहीं क्या बात है, पर अंदर की उष्ण मदिरा धारा एक दफा फिर खुल जरूर जाती है, और मन के सारे पाप गलकर धुल जाते हैं। इससे अधिक और क्या कोई चाह सकता है। श्रीपत राय जी की बातचीत से पता चला मैंने सुगा कि आप मेरे बारे में उत्सुक, यदि कहूँ चिंतित तो ठीक होगा, रहते हैं। पर क्या याद है आपको कि आपने कोई विस्तृत चिट्ठी नहीं भेजी है। सांझ हो रही है। पुराने मकानों की वीरान छतों और उड़े रंगों की दीवारों से ढलती हुई घर की मीठी सुगंध यहाँ तक आ सी रही है, और चाहता हूँ कि पैर चलने लगे। मेरा पत्र अब संपूर्ण हुआ चाहता है। आधी बात होठों में दबाकर और पूरी बात फिर कभी के लिए रखें, इसके पहले कि प्रणाम करूं।
याद आता है तुम्हारी तैरती सी राह से जिस कभी कोई आ नहीं सकता, ना माता पुत्र या पत्नी पिता। मेरी बेसब्र बेकाबू जिंदगी अब किसी की ज़रूरतमंद हो उठती है, तो पहले वह आपको ज़रूर याद कर लिया करती है। ध्यान न देते हुए मात्र अवचेतन रूप से कहते हैं, जो कहता है वह करता नहीं है। यानी ये बातें कहने की नहीं, पर मन है कि कर बैठता है, जिंदगी है कि जी बैठती है। श्री रेखा बाई को प्रणाम। बस अभी इतना ही। सस्नेह आपका, गजानन माधव, मुक्तिबोध। यहाँ मुक्तिबोध के पत्र का पठन पूर्ण हो चुका है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।